हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी अपार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग गाइज, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है ये भी मेरे प्यारे मित्रों बहुत अच्छी चल रही होगी। ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी और आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आप लोग अपने घर पर ही होंगे। दोस्तों, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। हम स्टार्ट करें उससे पहले, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोगों ने अगर डाउनलोड नहीं कर रखा है तो इसको आप लोग अवश्य डाउनलोड कीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद में आप मुझे यहाँ पर सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से। जैसे ही आप मुझे सर्च करेंगे मेरा प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिखेगा, और प्रोफाइल जैसे ही दिखेगा इसमें फॉलो का ऑप्शन आपके सामने रहेगा। यहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जो भी फ्री क्लासेज जो चलाई जा रही यहाँ पर उसका फ़ायदा आप लोगों को मिल सकेगा। जैसे हमेशा 11:30 बजे राजस्थान हिस्ट्री की क्लास होती है। प्रजामंडल आंदोलन आपने प्रजामंडल आंदोलन जो हुए राजस्थान में, ये मैं यहाँ पर अभी कवर करवा रहा हूँ। तो अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपके पास में नहीं है, तो जल्दी से जल्दी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड जो है प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है, ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा, शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में बात की थी और इसी गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, जिस शासक के बारे में हम बात कर रहे थे उसका नाम क्या था? समुद्रगुप्त था। बिल्कुल, समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा हो रही थी। तो जो समुद्रगुप्त जो है उसको मैंने ये बताया था कि आर्यावर्त और दक्षिणापथ दोनों राज्यों मतलब दोनों क्षेत्रों में राजाओं को पराजित करने का कार्य किया। ग्रहण, मोक्षानुग्रह और प्रशभोदरण की नीति को अपनाया गया। ऐसी बात भी मैंने आपको बताई थी। और साथ में अगर बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आपके यहाँ पर जो प्रत्यंत राज्य आते हैं, या फिर प्रत्यंत राज्य का मतलब उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा के ऊपर जो राज्य आते हैं उनको भी मेरे प्यारे दोस्तों पराजित करने का कार्य जो है ये दोस्तों समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। और उनके साथ में सर्व कर दानाज्ञाकरण, आपके प्रमाणागमन की नीति को अपनाया था। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि उनसे समुद्रगुप्त कर वसूलता था और वे इसकी आज्ञा जो है उसका पालन किया करते थे और इसके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि समुद्रगुप्त ने प्रत्यंत राजाओं का मतलब जो सीमा के ऊपर राज्य आते हैं, सीमावर्ती राजाओं की बात अगर हम करेंगे, सीमावर्ती राजाओं को भी पराजित किया। अभी हम बात करेंगे, आपको आर्यावर्त और दक्षिणापथ के शासकों के नाम मैं बताऊंगा। पराजित किया तथा उनके साथ सर्वकर दानाज्ञाकरण, प्राणामागमन की नीति अपनाई, जिसके तहत वे शासक समुद्रगुप्त को वार्षिक कर प्रदान करते थे। तथा समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित होते थे। समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित होते थे, अर्थात समुद्रगुप्त की आज्ञाओं का पालन जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर इनके द्वारा किया जाता था।
तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रत्यंत राजाओं मतलब सीमावर्ती राजाओं को भी पराजित किया और उनके साथ में सर्व कर दानाज्ञाकरण प्रमाणागमन की नीति को अपनाया गया, जिसके तहत ये शासक सभी वार्षिक कर जो है ये समुद्रगुप्त के पास में पहुंचाया करते थे। और मेरे प्यारे दोस्तों, समुद्रगुप्त को के दरबार में उसको प्रणाम करने के लिए उपस्थित हुआ करते थे। सीधी सी सिंपल सी बात है, प्रशभोद्रण की नीति अपनाई गई। और दूसरी बात, हमने ये ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति की बात की, जिसके तहत राज्यों को वापस लौटा दिया गया और उनसे भी वार्षिक कर वसूल किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित दक्षिण भारत के 12 राजा जो थे, ये कौन कौन से थे, इनके नाम आप लोगों को ध्यान में रखने जैसे। दक्षिण भारत के 12 राजा जो आते हैं उनकी बात अगर हम करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो कौशल प्रदेश का आपका आता है जिसका नाम आता है महेंद्र। एक आता है आपके व्याघ्र राज की बात अगर हम करेंगे। एक का नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों आपके मंटराज। एक आता है, इसका नाम आता है धनंजय। वैसे तो आपसे ये नाम जो है नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर पूछ ले तो फिर भी आप लोगों को ध्यान में इसके नाम रख सकते हो। वैसे इनको रटने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। कुबेर, उग्रसेन, हस्तिवर्मा, नीलराज, विष्णुगोप, दमन, स्वामी दत्त और महेंद्रगिरी। तो ये वे आपके दक्षिण भारत के 12 शासक हैं जिनको पराजित करने का कार्य जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। और मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी, एक बात का और आप लोग ध्यान में रखिएगा, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया। 9 राजाओं को पराजित किया था मेरे प्यारे दोस्तों। अगर बात की जाएगी, आपके यहाँ पर 2 युद्ध लड़े गए, 9 राजाओं को पराजित किया गया था आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आर्यावर्त में अर्थात उत्तर भारत में 2 युद्ध लड़े गए। एक तो आर्यावर्त का प्रथम युद्ध लड़ा गया और दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। और आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में तो 4 शासकों को पराजित करने का कार्य किया गया था, जबकि आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में 9 राजाओं को पराजित करने का कार्य और उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल करने का कार्य जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। बोलो भारत माता की जय। यहाँ तक मामला बिल्कुल सेट हो गया होगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा एक बार फिर से, उसके बाद में आगे की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। हम बात कर रहे हैं आपके गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के बारे में। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब आपके यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों समुद्रगुप्त की बात आती है। क्या समुद्रगुप्त के द्वारा कविराज की उपाधि धारण की गई थी क्या? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, कविराज की उपाधि जो है ये उसके द्वारा धारण की गई थी। इसके बारे में भी अपने को जानकारी प्राप्त होती है और पिछले एक सेशन में मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके यहाँ पर वीणा बजाते हुए की तस्वीर जो है उसकी भी जानकारी अपने को प्राप्त होती है। इसका मतलब समुद्रगुप्त को संगीत का भी ज्ञान था। तो बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं, समुद्रगुप्त को वीणा वादन आता था तथा उसने कविराज की उपाधि धारण की थी। किसके द्वारा धारण की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों? समुद्रगुप्त के द्वारा
कविराज की उपाधि जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर प्रदान जो है धारण की गई थी। अब एक बौद्ध भिक्षु आते हैं जिनका नाम आता है वसु बंधु, और बौद्ध भिक्षु वसु बंधु को संरक्षण प्रदान करने का कार्य जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। तो ऐसी भी बात मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि समुद्रगुप्त ने बौद्ध भिक्षु वसु बंधु को संरक्षण प्रदान किया था। ये किसको प्रदान किया गया था संरक्षण? बौद्ध भिक्षु वसु बंधु की बात हमने की है। वसु बंधु को संरक्षण प्रदान करने का कार्य ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। ये सारी जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां हमने बात की समुद्रगुप्त के लिए, जो गुप्त वंश का सबसे प्रमुख शासक रहा। काफी हमने ये भी कहा कि समुद्रगुप्त के समय इसका सर्वाधिक विस्तार अपने को देखने को मिला, और विंसेंट स्मिथ के द्वारा इसको भारत का नेपोलियन जो है ये भी मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया। क्यों कहा गया, इसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया था। अनेक सारे अश्वमेध यज्ञ आयोजित इसके द्वारा किए गए थे, इसीलिए अनेकाश्वमेध याजिन मेरे प्यारे दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि अलग अलग 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन जो है ये समुद्रगुप्त के द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो ये सारी बातें जो है ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। समझ गए क्या मेरी बात? आगे चलते हैं, बात करते हैं जो आपके अगला जो महत्वपूर्ण शासक आता है उसके बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ये आपका अगला शासक आता चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। क्या नाम है? चंद्रगुप्त सेकंड, जिसके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी, विक्रमादित्य। और इसका समय जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके 380 ईस्वी से लेकर के 412 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। अब आप कहेंगे सर आपके समुद्रगुप्त ने तो 375 ईस्वी तक शासन किया, तो 5 वर्ष किसका शासन रहा? फिर अपने को ये जानकारी प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं उनके बीच में 5 वर्ष तक रामगुप्त नामक शासक ने शासन किया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त सेकंड के मध्य रामगुप्त नामक शासक के शासन की जानकारी जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है किसके? रामगुप्त नामक शासक की जानकारी अपने को यहाँ से प्राप्त होती है। और मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर इसकी जानकारी जो है ये कहाँ से प्राप्त होती है, इसकी बात अगर हम करेंगे तो ये विशाख दत्त की जो पुस्तक आती है देवी चंद्रगुप्तम, इससे मेरे को दोस्तों ये जानकारी प्राप्त होती है। विशाख दत्त की पुस्तक की अगर हम बात करेंगे, आकृति की बात अगर की जाएगी, जिसका नाम आता है आपके देवी चंद्र गुप्तम। क्या नाम है? देवी चंद्रगुप्तम से अपने को इसके बारे में उल्लेख जो है ये प्राप्त होता है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य जो शासक था उसका नाम क्या था? रामगुप्त था। ठीक है, 5 वर्ष तक उसके द्वारा शासन किया गया और ये बड़ा ही निर्बल और कमजोर शासक हुआ है। इसके बारे में भी आप लोगों को ध्यान में रख सकते हो अगर रखना चाहो तो, कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य शासक जो हो उसका नाम आप बताएंगे रामगुप्त। मामला यहाँ तक सेट हुआ होगा। मैंने आपको अभी बताया समुद्रगुप्त को वीणा वादन आता था, कविराज की उपाधि इसके द्वारा धारण की गई थी, बौद्ध भिक्षु वसु बंधु को संरक्षण प्रदान किया गया था। हमने उसके प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पहले ही चर्चा कर ली है। अभी हम जिस शासक के बारे में चर्चा प्रारंभ कर चुके हैं उसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य आता है और इसी के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों। और इन दोनों के मध्य समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य मेरे प्यारे दोस्तों रामगुप्त नामक शासक की जानकारी अपने को प्राप्त होती है और इसकी जानकारी अपने को विशाख दत्त की जो पुस्तक आती है देवी चंद्रगुप्तम से इसके बारे में उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। अब देखिएगा जो इम्पोर्टेंट बातें आती हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात का तो आप लोग ध्यान में रखिएगा
कि चंद्रगुप्त के द्वारा आपके शकों का दमन जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों किया गया। किसका दमन किया गया? शकों का दमन किया गया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शकारी की उपाधि जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके धारण की गई थी। तो देखिएगा आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के जो अन्य नाम आते हैं उनके बारे में अगर बात की जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों एक तो आता है देवगुप्त। किसका आता है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नामों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एक आपका आता है देवराज, एक आता है मेरे प्यारे दोस्तों आपके देवश्री, और विक्रमादित्य का टाइटल तो इसके द्वारा धारण किया ही किया गया था, इसमें कोई शक ही नहीं है, विक्रमादित्य। इसी प्रकार विक्रमांक और नरेंद्र चंद्र की उपाधियां जो हैं ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये अन्य नाम नहीं लेकर करके उपाधि में यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधियां क्या क्या आती हैं उनके नाम यहाँ पर हम लिख रहे हैं। उपाधियां, ठीक है, तो ये नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी प्रकार बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय जो आता है उसने शकों का दमन किया, इसीलिए इसको शकारी भी कहा जाता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, शकों का दमन करने के कारण शकारी भी कहा जाता है। शकारी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड जो आता है उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। चंद्रगुप्त सेकंड को मेरे प्यारे दोस्तों शकारी भी कहा जाता है। अब देखिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके यहाँ पर शक शासक जो आता है उसकी बात अगर की जाएगी, किसको पराजित करने का कार्य किया गया, तो शक शासक जो आता है रुद्रसिंह तृतीय को पराजित किया। किसको पराजित किया? रुद्रसिंह तृतीय को पराजित करने का कार्य जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके शक शासक जो आता है उसको पराजित करने का कार्य जो है ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। और पराजित करने के उपलक्ष्य की अगर हम बात करेंगे, इसके उपलक्ष्य में मेरे प्यारे दोस्तों आपके चांदी के व्याघ्र सिक्के प्रचलित किए। किसने किए? चांदी के व्याघ्र सिक्के, ये मेरे प्यारे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा किए गए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण इसके द्वारा यहाँ पर की जाती है। अब देखिएगा गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय को ही जाता है। और हम बात अगर हम करेंगे, हालांकि अपने को चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय का भी एक चांदी का सिक्का जो है दोस्तों प्राप्त होता है, लेकिन इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सर्वप्रथम गुप्त वंश में चांदी के सिक्के जो थे ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही चलाए गए थे। प्रचलन के कार्य की बात अगर की जाएगी तो सर्वप्रथम गुप्त वंश में चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने प्रचलित किए। किसने प्रचलित किए? ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो आता है उसी के द्वारा ये चांदी के सिक्के जो थे ये मेरे प्यारे दोस्तों प्रचलित करने का कार्य जो है ये किया गया था। यहाँ तक मामला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमादित्य, विक्रमांक और नरेंद्र चंद्र की उपाधियां जो हैं ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर इसके द्वारा धारण की गई थी। किसके द्वारा? हम तो बात कर रहे हैं आपके यहाँ पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है उसके द्वारा उपाधियां धारण की गई थी। शकों का दमन करने के कारण इसको शकारी भी कहा जाता है।
शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करने का कार्य किया गया और इसी के उपलक्ष्य में चांदी के व्याघ्र सिक्के जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा प्रचलित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बातें जो आती हैं उनके बारे में चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसने जो पड़ोसी राज्य आते हैं उनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। तो जो अच्छे प्रबल शासक उस समय थे उनके साथ वैवाहिक संबंध अगर स्थापित होंगे तो उन राज्यों से खतरा जो वो नहीं रहेगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सेकंड ने आपके क्या किया, आपके नागवंश की जो राजकुमारी आती है, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। कुबेर नागा से क्या किया, विवाह किया। और अगर बात की जाएगी आपके इन दोनों से चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की अगर बात करेंगे, इनसे एक पुत्री हुई और मेरे प्यारे दोस्तों उसका नाम प्रभावती गुप्ता आता है। इनकी जो पुत्री हुई उसकी बात अगर हम करेंगे तो इसका नाम मेरे प्यारे दोस्तों आपके प्रभावती गुप्त, और प्रभावती गुप्त जो आती है उसका विवाह जो वाकाटक नरेश आता है जिसका नाम आता है आपके रुद्रसेन द्वितीय। तो ये वाकाटक नरेश और इसका नाम क्या बताया, रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन सेकंड बता रहा हूँ। आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था और यहाँ पर वाकाटक नरेश जो है इसकी बात अगर की जाएगी तो ये वाकाटक नरेश मैंने आपको बताया रुद्रसेन सेकंड है। क्या नाम है, रुद्रसेन सेकंड। और इस प्रकार हम बात यहाँ पर कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि आपके जो वाकाटक नरेश है रुद्रसेन सेकंड, इसका विवाह जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों किसके साथ में करवाया जाता है, प्रभावती गुप्त के साथ में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने तो स्वयं ने तो नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया और कुबेर नागा और आपके चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी जिसका नाम आपके प्रभावती गुप्त आता है, इस प्रभावती गुप्त का विवाह जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड के साथ में करवा दिया। तो इसका मतलब नागवंश और वाकाटकों के साथ में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने अच्छे संबंध या वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए और वैवाहिक संबंध स्थापित करके जो है अपनी राज्य की सीमा जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों जो है उसको सुरक्षित करने का कार्य इसके द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेखों की अगर बात की जाएगी तो ये अभिलेख जो है कौन कौन से आते हैं, जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिनसे अपने को जानकारी प्राप्त होती है। एक तो आपका उदयगिरी अभिलेख आता है, उदयगिरी की अगर बात की जाएगी, एक आपका गढ़वा अभिलेख आता है, एक आपका मेरे प्यारे दोस्तों मथुरा अभिलेख आता है, एक आपका आता है सांची अभिलेख। कौन सा है, सांची अभिलेख। और एक आपने सुना होगा दिल्ली स्थित मेहरौली का लौह स्तंभ लेख, और इस मेहरौली स्तंभ लेख से अपने को चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही जानकारी प्राप्त होती है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ लेख में, मेहरौली लौह स्तंभ लेख में, स्तंभ लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उल्लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उल्लेख मिलता है। ये मेरे प्यारे दोस्तों इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको ये बताया कि आपके चंद्रगुप्त के अभिलेख जैसे उदयगिरी, जैसे गढ़वा, जैसे मथुरा, जैसे सांची, इसी प्रकार आपके मेहरौली लौह स्तंभ लेख जो आता है उससे भी अपने को चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए थी। कल हमारा जो सेशन आएगा उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त और आपके स्कंदगुप्त जो आता है, जो महत्वपूर्ण शासक और जो शेष रहे, इनको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और फिर मौर्य आपके गुप्त प्रशासन, यहाँ की आर्थिक स्थिति, यहाँ का वाणिज्य किस प्रकार का था, कला एवं संस्कृति में योगदान जो रहा गुप्त वंश का, उसके बारे में चर्चा करेंगे।
दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप नहीं जुड़े हुए हो तो बिल्कुल आप मेरे से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ये मेरा रेफरल मतलब ये प्रवीण 11 मेरा रेफरल कोड है, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा प्यारे सभी बच्चे। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पे नए हो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी की बात हम प्यारे दोस्तों कब करने वाले हैं, कल करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।